हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेटलमेंट ऑफ डिसीज़ केसेस कैसे होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये जो फॉर्म है इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इसको ले सकें वहाँ से। और जब भी कभी किसी बैंक की ब्रांच में जाना हो तो इस फॉर्म को ज़रूर एक कॉपी भर के और एक कॉपी खाली ले जाना ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो तो वो फॉर्म निकालने में, देने में, समझाने में ही आधा घंटा तक चले जाता है। तो अगर आप पहले से रेडी होके जाएंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले में एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है फॉर्म में, वो आपको इधर दिख जाएगी कि हमें डेथ सर्टिफिकेट एक चाहिए होता है। डिसीज़ के जो भी सेविंग अकाउंट है तो पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक सब देने होते हैं वापस। एफडीज़ हैं तो एफडीज़ की कॉपी लगती हैं। जितने भी क्लेमेंट्स हैं जो क्लेम करेंगे उनके सबके आईडी प्रूफ चाहिए। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोज़ चलेंगे। एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, वो आधार कार्ड हो जाएगा। फैमिली मेंबरशिप, फैमिली आईडी है तो वो चलेगी। तहसीलदार से लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि लीगल हेयर सर्टिफिकेट से ही डिसाइड होता है कि कौन कौन लीगल हेयर्स हैं। आपके बोलने से नहीं डिसाइड होगा वो। लेटर ऑफ इंडिमनिटी बताऊंगा आगे कैसे क्या होता है वो, उसको स्टैम्प होना ज़रूरी है। लेटर ऑफ एफिडेविट स्टैम्प होना ज़रूरी है। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर स्टैम्प होना ज़रूरी है। लेटर ऑफ रिलिंक्विशमेंट इसकी ज़रूरत नहीं होती है। श्योरिटी 10, पहले 5 लाख होती थी लिमिट, अब 15 लाख के ऊपर अगर आपका अमाउंट है तो श्योरिटी की ज़रूरत होती है। श्योरिटी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बताऊंगा क्या होता है आगे। एसेट लाइबिलिटीज डॉक्यूमेंट विद इनकम प्रूफ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का बताऊंगा जब मैं बताऊंगा इस चीज़ को। 1 रुपये की रेवेन्यू स्टैंप लगेगी। कई ब्रांचेस जो अच्छी सर्विस देती हैं वो अपने पास रखती हैं ताकि वो कस्टमर को हेल्प कर पाए, अदरवाइज आपको बाहर से लेनी होती है। अपने केस में अगर आपके पास पहले से ही बाहर से अरेंज कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्टैम्प पेपर होते हैं, लेटर ऑफ इंडेमनिटी का 100 रुपये का लगेगा जनरली। हर स्टेट का अलग है लेकिन मैं जेनरिक बता रहा हूँ, तो एक बार कंफर्म कर लेना अपने जहाँ भी स्टेट में हो। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर पे 100 रुपये का स्टैम्प होता है और एफिडेविट जनरली 20 रुपये का होता है। तो 20 मिनिमम है, कुछ कुछ जगह पे 100 रुपये का भी होता है, तो मान के चलो कि तीनों में 100-100 रुपये के स्टैम्प पेपर लगेंगे। अंडर स्टैंपिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर स्टैंपिंग चलती है रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। और इधर ये लिखा भी होता है कि जैसे एफिडेविट है वो नोटराइज होना ज़रूरी है, डिस्क्लेमर है वो नोटराइज होना ज़रूरी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो चीज़ें मेंशन है उसका ध्यान रखिए। नेम ऑफ डिसीज डालिए, डेट एंड प्लेस ऑफ डेथ डालिए, डेथ सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। अकाउंट नंबर जो भी हैं वो डालिए। नेम ऑफ क्लेमेंट, मान लो किसी परिवार में एक माता पिता हैं, दो उनके बच्चे हैं और डेथ हो जाती है पिताजी की, तो नेम ऑफ क्लेमेंट अगर आप डिसाइड करते हैं कि माता जी को सारे पैसे मिले तो नेम ऑफ क्लेमेंट में माता जी का नाम आएगा। या आप चाहते हैं किसी बेटे को मिलने तो नेम ऑफ क्लेमेंट में बेटे का नाम आएगा। और जिनके नाम क्लेमेंट में नहीं आएंगे, परिवार के और 3 मेंबर हैं, एक को तो क्लेमेंट बना दिया आपने, जो बचे दो, वो डिस्क्लेमर में, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर में आएंगे, आगे समझाऊंगा मैं। यहाँ पे एड्रेस डालिए, फोटोज एंड सिग्नेचर। तो इस फॉर्म में आगे आप आते हैं, यहाँ से फॉर्म शुरू होता है। यहाँ पे भी एक फ़ोटो लग जाएगी आपकी, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। ये डिटेल आप भरिए। लेट श्री जो भी नाम है, एक्सपायर्ड ऑन सो एंड सो। तो ये डिटेल आप देख के डाल दीजिए, किसको मिलेगा, क्या मिलेगा। एसबी अकाउंट था, करंट अकाउंट था, टीडीआर था, एफडीज थे, रिकरिंग डिपॉजिट्स थे, वो सारा इधर मेंशन होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये विदाउट नॉमिनेशन है, तो पीपीएफ इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पीपीएफ में अगर विदाउट नॉमिनेशन रहता है तो उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है जो कि कोर्ट से बनता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स और एफडीज मेजरली ये चीज़ें आती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है अपनी। ये जब आप सारी चीज़ें डाल देंगे, नेम एंड एज ऑफ द लिविंग चिल्ड्रन ऑफ डिसीज ये सब डालिए। आप ग्रैंड चिल्ड्रन कोई है, लिविंग एंड ब्रदर हैं। फॉर्म एक बार अपना ले जाना, अगर फॉर्म में कोई चेंजेस आ गए होंगे तो आपको ब्रांच ज़रूर दे देगी, तो इसका चीज़ का ध्यान रखना। पहले जो थे डिसीज़ केस सेटलमेंट, विद नॉमिनी और विदाउट नॉमिनी, एक डेलीगेशन ऑफ पावर होती है ब्रांच मैनेजर की, उसके हिसाब से ब्रांच में होते थे। अब बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको सेंट्रलाइज कर दिया है, तो सारे केसेस ऊपर जो लोकल हेड ऑफिस है जिस जहाँ पे भी, वहाँ पे जाते हैं, पुटअप होते हैं। तो जितने डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाएँ इसमें लिखे भी हुए हैं, वन गो में देना, अदरवाइज वो डिले हो जाता है, क्योंकि पहले ये डाल देंगे, एलएचओ जाएगा, फिर वहाँ से क्वेरी आएगी कि ये चीज़ें रह गई हैं, फिर वो आपको रीच आउट करेंगे, फिर आप उनको दोगे, फिर वो आगे देंगे। तो आपको कोशिश करनी है जितना जल्दी आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उनको दे दें, उतना जल्दी आपका सेटलमेंट हो जाएगा। एक एक डॉक्यूमेंट भी डिले होगा अगर, तो उसमें इशू क्रिएट होगा। जनरली ब्रांचेस ई केवाईसी भी मांगती हैं जितने भी लीगल हेयर्स हैं, तो कोशिश करें जितने भी लीगल हेयर जा सकते हैं ब्रांच में जाएं, वहाँ पे दे दें। कई बार क्या होता है, आज की जैसे आजकल जॉब्स हो गई हैं, कोई मान लो दिल्ली में रहता है,
उसके बच्चे बैंगलोर में रहते हैं, किसी किसी केसेस में एनआरआई होते हैं, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पास की ब्रांच में जाके अपना ई केवाईसी और जो भी केवाईसी पे स्टैंपिंग करवा सकते हैं, वेरीफाइड विथ ओरिजिनल वाली, और उस ब्रांच को प्रोवाइड करवा सकते हैं जहाँ से भी आपने कराई है उसके थ्रू। कोई मान लो अमेरिका में रहता है तो एम्बेसी से करा सकता है, उधर स्टेट बैंक की ब्रांचेज हैं बाहर, आउटसाइड इंडिया, वहाँ से स्टैंपिंग करा के ब्रांच को भेज सकते हो आप। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत डिटेल में मैं फॉर्म भरना नहीं सिखाऊंगा, काफ़ी ईजी ही है, आप देख देख के भर पाओगे। जहाँ जहाँ जिसके नाम आने हैं वो ध्यान रखना। क्लेमेंट ये मान लो कि क्लेमेंट एक होगा, डिस्क्लेमर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो अब मैं जो लेटर्स हैं उनका बताता हूँ। लेटर ऑफ इंडिमनिटी ये होता क्या है? लेटर ऑफ इंडिमनिटी जो क्लेमेंट है वो इस पे अपना डिटेल डालेगा। जैसे मैंने केस बताया था कि पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, माताजी जीवित हैं, अगर उनके सारे पैसे उनको मिलने हैं अकाउंट के, तो नेम ऑफ क्लेमेंट में उनका नाम आएगा, नीचे यहाँ पे श्योरिटी का नाम आएगा, यहाँ पे जो क्लेमेंट है उनके साइन हो जाएंगे। लेटर ऑफ इंडिमनिटी का ये मतलब होता है कि बैंक क्लेमेंट को पैसे दे रहा है, क्लेमेंट बोल रहा है कि बैंक को कभी फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं साइन करके दे रहा हूँ कि मुझसे पैसे ले लिए जाएंगे। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाय लॉ ये चीज़ होती है लेटर ऑफ इंडिमनिटी का मतलब। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर मतलब जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के नाम आ जाएंगे। डिस्क्लेमर, हम डिस्क्लेम कर रहे हैं कि हमें पैसा मत दो, हमारी माता जी को दे दो। ये फॉर्म आप इधर फिल कर दीजिए, यहाँ पे अपने साइन हो जाएंगे आगे। लेटर ऑफ रेलिंक्विशमेंट बता देता हूँ क्या चीज़ है, कि मान लो माता जी हैं और बच्चे भी जीवित हैं लेकिन वो चाहते हैं किसी और को पैसा मिल जाए, तो वो इस फॉर्म को भरते हैं। तो जनरली ये नॉर्मल यूज़ में नहीं आता है। आ, ये जो फॉर्म ऑफ रिसिप्ट टू बी ऑब्टेन्ड वाइल डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, यहाँ पे आपकी रेवेन्यू स्टैंप लगेगी, जो जो अकाउंट से अकाउंट नंबर, उसमें अमाउंट कितना है, और आप सिग्नेचर करके दोगे। रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर होते हैं हमेशा। ये फॉर्म भर के आप ब्रांच को पुट अप कर दोगे। एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है? कोई भी आपका जानकार, कोई दोस्त हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, वो बताएगा कि मैं सन ऑफ सो एंड सो, मैं इस एरिया पे रहता हूँ, मैं इस फैमिली को इतने सालों से जानता हूँ, इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके ये नाम है, वो इनकी एज है, ये इनकी रिलेशनशिप है विद द डिसीज्ड। तो बेसिकली ये लीगल हेयर सर्टिफिकेट जो होता है उससे मैच होनी चाहिए, फिर वो अपना साइन कर देगा। तो उसने बता दिया थर्ड पार्टी कि मैं इनको जानता हूँ। फिर आता है आपका श्योरिटी। श्योरिटी 15 लाख के ऊपर आ गया। श्योरिटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। श्योरिटी, जितना अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो उसके नेटवर्थ उतनी होनी चाहिए। मान लो आपने 15 लाख रुपए क्लेम किया है या 20 लाख रुपए क्लेम किया है, तो श्योरिटी की एफडीज होनी चाहिए 20 लाख के, या उसकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो 20 लाख की हो, तो उसको अटैच करनी पड़ेगी उसकी प्रूफ। श्योरिटी ये बताता है कि ठीक है, आप इस फैमिली को पैसा दे दो, मेरी तरफ से मैं अपने आप को श्योरिटी दे रहा हूँ बैंक को कि ये सब कुछ ठीक है, मेरे ये एसेट्स हैं, कल को कुछ इशू हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो। तो श्योरिटी इतना आसान नहीं होता, कोई दूसरे के लिए नहीं बनता है। तो आपको देखना है कि कौन बन सकता है। श्योरिटी को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन केस वैसा मेजर है कि कुछ हो जाए फ्यूचर में, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उस केस में यूज़ आता है। बैंक बाई लॉज बड़ा स्ट्रांग होकर चलता है, तो उस केसेस में इसकी यूज़ होती है। तो ये आप कोशिश करें कि श्योरिटी को बताएं, समझाएं कि भाई आपकी ये चीज़ें ली ज़रूर जा रही है लेकिन इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको गारंटर नहीं हो, कोई सिबिल में नहीं आएगा, कोई आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, बस ये बैंक का एक नियम है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके बाद ओपिनियन रिपोर्ट ऑफ श्योरिटी, वही उसकी जो भी डिटेल हैं, जो भी एसेट्स हैं, उसका क्या अमाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें भरी जाएंगी। तो आपको ये फोकस करना है कि सारी चीज़ें आप वन टाइम भर के बैंक में सबमिट कर दो ताकि आपका क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। कोशिश करो कि पहला एक कॉपी इसकी पूरी भर के ले जाओ जितना भर सकते हो। कहीं पे कोई डाउट हो तो बैंक वालों से पूछ लो कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे को बता दो। उसके बाद अगर आप भर रहे हो, आप इस केस में आ गए हो कि ये वीडियो देखना पड़ रहा है और फिर भी कोई डाउट रहता है, तो पेज नंबर या उसकी फ़ोटो खींच के मुझे अगर नीचे कमेंट में भी डाल देते हो तो मैं गाइड कर दूंगा आपको। तो अगर ऐसा कुछ भी रहता है तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाकी अगर कोई ब्रांच हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आपको इसमें बता देगी कैसे कैसे करना है। लेकिन जितना आप स्ट्रांग होके जाओगे उतना केस जल्दी सेटल होगा। तो एक कॉपी इसकी भर के ले जाना, जस्ट फॉर रेफरेंस। एक कॉपी खाली ले जाना कि कोई चीज़ गलत हो जाए तो वो पेज वहीं के वहीं पे तुरंत आप चेंज कर पाओ। क्योंकि जब आप भर के ले जाओगे तो बैंक को भी पता है कि आप जागरूक इंसान हो, जल्दी आपका काम करने की वो भी कोशिश करेंगे कि भाई ये जागरूक हैं, बार बार फॉलोअप भी करेंगे, जल्दी सब कुछ लेके आए हैं तो फटाफट पुटअप कर देंगे और साइन करवा के आपका अटैचमेंट कर दिया जाएगा। अब केस आता है पीपीएफ का। पीपीएफ मैंने बताया सक्सेशन सर्टिफिकेट से होता है।
अगर किसी का कोई लॉकर है, लॉकर जॉइंट में है तो वेल एंड गुड है। जो एक नाम हट जाएगा दूसरे के नाम पे रह जाएगा, फिर उसको क्लोज कर ले, किसी को जॉइंट करा लें, वो आप प्रोसेस बैंक के साथ कर सकते हो। अगर जॉइंट भी सिंगल नाम पे है और कोई एक्सपायर हो गया लॉकर में, तो अगेन लॉकर को भी इस फॉर्म के थ्रू आप नहीं भर सकते हो, आपको अगेन सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। लॉकर, एस सी एस एस, पी पी एफ, इन वाले केसेस में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस फॉर्म के थ्रू नहीं चलेगा। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जो लेटर ऑफ ये विद नॉमिनी बनेगा, डिसीज केस सेटलमेंट विद नॉमिनी। तो वो मेरा एक दूसरा वीडियो होगा, अगर ऐसा कोई रहता है तो देखना आप उसको। उसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट, डिस्क्रिप्शन में आप डालिए, कमेंट्स में आप डालिए, और देखते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई की। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।